गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपना चैप्टर 1 क्लास 7th की साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स रीड करने वाले हैं। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6th में आपने पढ़ा है कि फूड जो है हर जीवित प्राणी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप सबको पता है कि हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की और रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। जितने भी जीवित प्राणी हैं इस अर्थ पे, उन सबको भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स अपना भोजन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते। यहाँ बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो हम किचन में खाना बनाते हैं वो नहीं होता। यहाँ सिंथेसाइज का मतलब होता है टू कंबाइन, क्या कहते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस को कंबाइन करके। प्लांट्स तो अपना फूड बना सकते हैं लेकिन हम नहीं बनाते। एक्चुअल में जो हम फूड बनाते हैं वो हम प्लांट द्वारा प्रिपेयर फूड को लेके तब बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हमें भोजन या तो प्लांट्स से मिलता है या फिर उन जानवरों से मिलता है जो प्लांट खाते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंसान और जानवर दोनों या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। अब बूझो के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि प्लांट्स अपना भोजन बनाते कैसे हैं। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि आखिर प्लांट्स के पास ऐसी क्या खूबियां होती हैं जो वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण पाने के अलग अलग कौन से प्रकार होते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से बना सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हम कच्ची सब्जियां लेते हैं और उसे पकाते हैं। कच्चा दाल लेते हैं, उसे पकाते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, मतलब हम इन चीज़ों को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। बेशक हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, इन सब की ज़रूरत है, लेकिन हम उसे नेचर से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सीधा सीधा उठा के और अपना खाना नहीं बनाते। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये सारी रॉ मटेरियल्स जो होती हैं ये प्लांट्स के सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब प्लांट को क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ये जो न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो उन्हें किस चीज़ में सक्षम बनाता है, उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, उनको ग्रो करने में, उनके शरीर के जो डैमेज्ड पार्ट हैं उसको रिपेयर करने में, और उनकी ज़िंदगी के जो भी प्रोसेस हैं जैसे चलना, दौड़ना, ठीक है, सोना, उठना, मतलब जो भी आप वर्क करते हो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि आखिर हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो वहाँ पे आप ये सब लिख सकते हो कि एक तो बॉडी बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और
डैमेज्ड पार्ट जो है बॉडी को, उसको रिपेयर करने के लिए, और जो भी हमारा लाइफ प्रोसेस में काम करते हैं, हम लाइफ को मतलब अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो भी काम करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी भी हमें न्यूट्रिएंट्स की मदद से ही मिलता है। अब न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन का हिंदी में मीनिंग होता है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन वो मोड होता है जिससे ऑर्गेनिज्म अपना भोजन लेते हैं और उनका शरीर उस भोजन का उपयोग करता है। किन किन चीज़ों में? काम करने में, अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को डेवलप करने में, अपने बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। तो सबसे पहला मोड आता है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ से आप कह सकते हो कि पहला मोड क्या आ गया? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब अपना पोषण खुद से कर सकता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन सिंपल सब्सटेंस से खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि कौन अपना भोजन खुद बना सकता है? प्लांट्स। हमने यही सीखा है ना कि एक ऐसा प्लांट पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। Therefore, plants are called autotrophs। इसलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन खुद बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस जो लिखा हुआ है ना, सिंपल सब्सटेंस का मतलब है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। ये चीजें क्या होती हैं? सिंपल सब्सटेंसेस में आती हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जानवर या बहुत से दूसरे ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु हैं जो प्लांट के द्वारा तैयार किए गए भोजन को ही खाते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। तो अब हमारे पास सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रो मतलब क्या होता है? अदर्स, मतलब दूसरे से लिया गया नरिशमेंट जो है वो हेट्रोट्रॉपिक नरिशमेंट कहलाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म दूसरों से भोजन लेते हैं, या बेसिकली कहो तो प्लांट से भोजन लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स कहलाएंगे, ठीक है। अब पहेली को ये जानना है कि व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। अब हमारे दिमाग में या पहेली के दिमाग में ये सवाल आया कि जब प्लांट्स अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते, या हमारा बॉडी क्यों नहीं बना सकता? और अगर प्लांट बनाते हैं तो उनकी फैक्ट्री कहाँ है? हमें तो कभी नहीं दिखता उनका फूड बनाते हुए। तो वो हम आगे इस चैप्टर में अब रीड करेंगे। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये पूछेंगे कि भाई प्लांट का फूड फैक्ट्री कहाँ पे है? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो भोजन जो है क्या प्लांट के सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, रूट है, ठीक है, तो क्या हर जगह बनता है या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स में, कुछ जरूरी हिस्सों में ही बनता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। और प्लांट्स जो हैं वो अपना रॉ मटेरियल आसपास से कैसे लेते हैं? क्योंकि उनके हाथ तो हैं नहीं, तो फिर वो कैसे लेते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और अगर वो ले भी लेते हैं मानो, तो फिर वो फूड फैक्ट्री मतलब जहां पे भोजन बनता है वहां तक वो चीज जाता कैसे है? ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस
फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो अब हम इस पैराग्राफ में जो प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दिस इज फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। फूड फैक्ट्री कौन है प्लांट्स का, लीव्स। मतलब जैसे हमारे घर में किचन होता है जहां हमारा भोजन बनता है, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर का किचन कहाँ है, लीव्स है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। अब देखो लीफ कहाँ होता है, टहनियों पे, और रॉ मटेरियल्स जो है उनको कहाँ पहुंचना होगा, लीफ के पास। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब देखो मिट्टी से क्या क्या चीजें मिल जाती हैं प्लांट्स को, वाटर और मिनरल्स। प्लांट्स अपना वाटर और मिनरल कहाँ से लेगा, मिट्टी से। भाई हम जब गमले लगाते हैं या खेतों में पेड़ पौधे लगाते हैं तो पानी तो हम जमीन में ही देते हैं ना, पत्तों के पास तो जाके नहीं देते। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब ये दो चीजें तो मिल गई उसको, प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और मिनरल्स तो उसे सॉइल से मिल रहा है, जो उसका रूट एब्जॉर्ब कर लेता है, धरती से सोखता है और पत्तों तक पहुंचा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है। तो जो गैस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब वो एयर में है और एयर के पास कौन रहते हैं, लीव्स, ठीक है। हवा में तो लीव्स होती है ना, तो वो लीव्स में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे छेद हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। इनको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हो। ये पोर्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. ठीक है, तो इन पोर्स को, इन छेद को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इन स्टोमेटा को कौन बॉडी, मतलब इनकी सुरक्षा में कौन लगा रहता है, उनका नाम होता है गार्ड सेल्स, ठीक है। इनके नाम से ही पता चल रहा है, गार्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करने वाले। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये सेल्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है, और अगर होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब यहाँ पे देखो सेल्स, इसमें हम सेल्स और सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप लोगों ने देखा है कि बिल्डिंग किससे बना होता है, ब्रिक्स से, ईंटों से बना होता है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। उसी प्रकार से जीवित प्राणियों का जो शरीर है वो छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिनको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। लेकिन हम एक सेल को सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। देखो माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मशीन होता है जिससे हम बहुत छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, जो हम अपने क्या कहते हैं, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मतलब सीधा आंखों से नहीं देख सकते जिन चीज़ों को, और बहुत छोटी होती हैं, उन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। Some organisms are made of only one cell. कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. ये जो सेल हैं वो किससे enclosed, enclosed मतलब क्या होता है, घिरे होना, ठीक है। किससे घिरे होते हैं, पतली सी एक आउटर बाउंड्री होती है जिसे हम क्या कहते हैं, cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. ज़्यादातर जो सेल हैं उनका अलग अलग सेंट्रली लोकेटेड
और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसमें हमने सेल के 3 चीज़ों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। देखो इस डायग्राम में देखो, सबसे बाहर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे पास, कौन सा पार्ट है इसका, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म और उसके बाद आता है न्यूक्लियस। ओके, अब हमारे पास हमने सेल का स्ट्रक्चर रीड कर लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या आता है, साइटोप्लाज्म, और सबसे अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। देखो सेल कैसा है, जैसे कि देखो आप कोई भी बिल्डिंग बनाओ, कोई भी घर बनाओ, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज होता है, मतलब बेसिक यूनिट कह सकते हो, वो क्या होता है, ब्रिक, ईंट। बिना ईंट के आप घर का बनाना इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है सेल। सेल आपस में जुड़ के एक टिश्यू बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन्स बनते हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा का पूरा जीव बन जाता है, इंसान बन जाता है, जानवर बन जाता है, जो भी उसे बनना होता है। लेकिन सबसे बेसिक क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सेल। जिस तरीके से एक ईंट जुड़ जुड़ के रूम बनाता है, ठीक है, रूम से फिर आप फ्लोर बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, लेकिन सबसे बेसिक तो ईंट है। ईंट के बिना आप अपना घर बनाने का इवन सोच भी नहीं सकते। जब तक आप ईंटों को जोड़ोगे नहीं तो दीवार कैसे तैयार होगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी में सेल का काम होता है। ओके, नाउ अब हमारे पास आता है, बूझो के दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आया। बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब पिछले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट है उसको वाटर, मिनरल्स और तीसरा चीज क्या चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 चीजें चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसे स्टोमेटा की मदद से मिल गया, ठीक है, जो छोटे छोटे छेद पत्तों पे बने हुए हैं उससे मिल गया। अब वाटर और मिनरल्स कैसे मिलेगा, उसको लेने के लिए प्लांट्स क्या कर रहे हैं, रूट की मदद से ले रहे हैं। लेकिन रूट से पत्तों तक कैसे पहुंचेगा, ये सवाल किसके दिमाग में आया, बूझो के दिमाग में, कि आखिर रूट जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अगर वाटर और मिनरल्स को, तो रूट और लीव्स में तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है ना, स्टेम होता है, ब्रांचेज होती हैं, तो भाई इतना कैसे ट्रेवल हो पाता है। तो उसका आंसर इस पैराग्राफ में है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. वाटर और मिनरल्स जो हैं वो लीव्स से एक वेसल्स की मदद से, जो कि पूरे प्लांट के अंदर कैसे बिछे हुए हैं, जैसे पाइपलाइन होती है ना, पाइप की तरह बिछे हुए हैं, ठीक है। रूट से लेके स्टेम, ब्रांच और लीव हर कोने तक कैसे गया हुआ है, पाइप की तरह। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी में कैसे फैलता है, वेसल्स ही होती है ना हमारी पूरी बॉडी में बिछी होती हैं, नसें, जिनको हम नस बोलते हैं हिंदी में। तो वो उसी तरीके से प्लांट्स के भी नस समझ लो इन्हें, प्लांट का भी वेसल बिछा होता है पूरी बॉडी में, जो उसके हर हिस्से से जुड़ा हुआ होता है, उसके रूट से, उसके स्टेम से, उसके ब्रांच से और उसके लीव्स से, ठीक है। तो उसके बाद आता है, दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। वो जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस रास्ता बना देते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस रास्ता बना देंगे तो क्या होगा कि रूट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा क्या, मिनरल और वाटर। रूट जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वो उस पाइप के थ्रू, उस वेसल के थ्रू जो है लीव्स तक पहुंच जाएंगे। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, उन पाइप्स को हम क्या कहते हैं, वेसल्स, ठीक है। या तो उन्हें पाइप कह लो, मतलब रास्ता कह लो, पासेज कह लो, जिसके थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट्स पत्तों तक पहुंचते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11।
जब हम चैप्टर 11 रीड करेंगे तब हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ पहेली के मन में एक क्वेश्चन फिर से आया। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। अब हमने कहा कि जो प्लांट है उसके अंदर जो किचन है वो उसके लीफ में होता है, ठीक है। तो अब पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिर पत्तों में ऐसी क्या खासियत है, क्या स्पेशल है कि सिर्फ वो भोजन बना सकती हैं जबकि प्लांट्स के दूसरे पार्ट भोजन नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे हमारे घर में भी देखो नॉर्मली, तो हमारे घर में क्या होता है, किचन के अंदर गैस सिलेंडर होता है, इसलिए हम सिर्फ किचन में खाना बना सकते हैं, बाकी रूम में हम खाना नहीं बना सकते। The leaves have a green pigment called chlorophyll। तो यहाँ पे इसकी खासियत क्या है कि लीव्स के अंदर जो है ना एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इसका काम क्या होता है, ये जो है पत्तों की मदद करता है किसमें, कि वो सूरज की रोशनी को पकड़ सकें, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, जिसको हम कहते हैं प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो अब हमने मान लो अपने किचन में ही बनाने गए, हमने चावल ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है, बर्तन भी ले लिया, लेकिन अगर हमने गैस ही नहीं लिया तो खाना कैसे बनेगा। उसी तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है। सनलाइट वैसे ही काम करता है जैसे हमारे किचन में हमारा गैस सिलेंडर होता है, गैस, तो और उस सनलाइट को कौन पकड़ने में मदद करता है, क्लोरोफिल मदद करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो सनलाइट को पकड़ता है वो प्लांट्स की मदद करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है वो अपना भोजन तैयार कर सकें। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन, तैयारी, बनाना, मतलब खाना, किसका खाना, प्लांट्स का खाना, क्योंकि प्लांट्स का खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहा है, सूरज की रोशनी में बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। कंबाइन मतलब सबको मिला के खाना बना रहे हैं। क्या क्या मिलाया इसने, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में मिलाया है, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी मदद से सनलाइट को पकड़ा गया है, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। सो we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो अब हमें कौन कौन सी चीजें पता चल गई जो जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक तो क्लोरोफिल, सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, और एक रह गया यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मिनरल्स। ये सारी चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये पूरे अर्थ पे एक यूनिक प्रोसेस है, मतलब फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है या कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें होता है वो हैं, ठीक है, बाकी अदरवाइज ये पूरे अर्थ पे एक यूनिक प्रोसेस है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। अगर हम इसको मोटा मोटा कहें कि बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, हम क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को पत्ते पकड़ के उन्हें अपना भोजन बना के जो है वो उन्हें जमा कर लेते हैं। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे, उनके लिए।
कैसे? देखो, सबसे पहले क्या होता है, सन, ठीक है। सन से किसने एनर्जी लिया? प्लांट ने, ठीक है। और प्लांट से कौन एनर्जी लेता है? जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी जीवित प्राणी है, उसमें इंसान भी आ जाता है। तो सन क्या कर रहा है? सन से प्लांट ले रहा है एनर्जी, और प्लांट से कौन ले रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर जो इंसान है। इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ जाएंगे, एनिमल्स हैं, इंसान है, जानवर है, कीड़े मकोड़े, सब सब। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब आप कहोगे कि मैम फिर वो जो होते हैं जिन्होंने सीधा जानवरों को जो खाते हैं, वो तो प्लांट से एनर्जी नहीं लेते, तो फिर उनके लिए सन कैसे सोर्स है एनर्जी का? देखो, वो आप मतलब हम इंसान या कोई भी जानवर बेशक दूसरे जानवर को खा के अपना पेट भर ले, लेकिन हम जिसे खाते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है? वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है? प्लांट को खा के, ठीक है। और क्योंकि वो प्लांट को खाता है तो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। और इस तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहो, सन हमारा भी सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब बताओ, क्या इस अर्थ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बिना जिंदगी संभव है? नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। और क्या होगा? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई भी भोजन मौजूद नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनका जिंदा रहना, उनका बचना, उनका सरवाइव होना, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? जो भोजन प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है उस पे डिपेंड करता है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल of all organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? Besides ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ साथ जो हमारे जीने के लिए हमारे मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जीवित रहने के लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड। फोटोसिंथेसिस के बिना क्या होगा? अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो फूड नहीं बनेगा, और फूड नहीं बना तो बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते, हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिसाइड लीव्स, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stems and in green branches. अब देखो, ये नॉलेज की चीज है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो लीव्स के अंदर होता है, लेकिन लीव्स के साथ साथ कई प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो उनके दूसरे ग्रीन पार्ट्स में भी होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम में हो सकता है, ठीक है, और ग्रीन ब्रांचेस में होता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू reduce loss of water by transpiration. ठीक है, this plant have green stems which carry out photosynthesis. इनके जो हैं green stems होते हैं जो photosynthesis process को complete करते हैं। देखो बेसिकली इसमें क्या है, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि लीव्स जो हैं वो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके दूसरे पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जैसे स्टेम हो गया या ग्रीन ब्रांच हो गए, ग्रीन कलर का होता है उनका पार्ट बेसिकली, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है ना वो कैक्टस, जो कि एक डेजर्ट प्लांट होता है, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा होता है, ठीक है। अब देखो रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उससे क्या होता है, जो प्लांट है उनका पानी बहुत जल्द, अगर उनके पत्ते ऐसे ही नॉर्मल हुए तो उनका पानी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो अपना एक्स्ट्रा पानी भी पत्तों की मदद से ही बाहर निकालते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है।
तो अगर पत्ते मान लो बिल्कुल ऐसे चौड़े वाले हो गए, ठीक है, ये आपका लीफ है, अगर ये ऐसे लीफ हुआ तो क्या होगा, यहाँ से सब में क्या है, पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि सारे जो वाटर वेपर्स हैं, पानी है, वो भाप बन के निकल जाएगा। तो प्लांट अपना पानी कहाँ से लाएगा, उसमें तो पानी की कमी हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए रेगिस्तान में क्या होता है कि जो हमारा कैक्टस का प्लांट कह लो या दूसरे रेगिस्तानी जो पौधे हैं, उनमें क्या होता है कि इनके जो लीफ है ना, वो कांटों में बदल चुके हैं, ठीक है, इनमें छोटे 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 कांटे होते हैं, और इनका जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये स्टेम जो है, फोटोसिंथेसिस इसके स्टेम में होता है, और इस तरीके से ये जो है वो अपना पानी भी बचा लेता है, और इसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हो जाता है, और इसका भोजन भी तैयार हो जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll contains cell of leaves. In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in the equation. देखो ये आपको इक्वेशन दे रखा है कंप्लीट प्रोसेस का, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में, जो कहाँ पे मौजूद होगा, क्लोरोफिल के अंदर, किस में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदल जाता है, ठीक है। ये आपको लीफ का एक स्ट्रक्चर बता रखा है, लीफ में हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ये है स्टोमा, सिंगुलर बता रखा है क्योंकि स्टोमेट, ठीक है, ये जो पोर है स्टोमेटा, ठीक है, इसके बाउंड्री पे होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, ये हमारा क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये बेसिकली एक लीफ का स्ट्रक्चर है। जब आप माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टोमेटा को देखोगे या स्टोमा को देखोगे तो वो ऐसा दिखाई देता है। ये यहाँ पे पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये गार्ड सेल हैं जो कि ये खुलते बंद होते रहते हैं, ठीक है। ये अंदर बाहर मतलब एक बार खुलेगा फिर बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। तो जितनी बार वो खुलते हैं और बंद होते हैं, गैसेस का, वाटर वेपर्स का जो है वो अंदर बाहर आना जाना होता रहता है। नाउ अब इसमें देखो, ये डायग्राम जो है वो आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो कर रहा है। इसमें क्या है, दिन के टाइम, देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ना हमेशा दिन के टाइम होगा, क्योंकि उसे होने के लिए जो है किसकी जरूरत है, सन की प्रेजेंट होना जरूरी है। सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमेशा दिन के टाइम होता है। दिन के टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा पत्तों के और ऑक्सीजन बाहर आएगा, ठीक है। पत्तों के अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। पानी और मिनरल्स वो कहाँ से ले रहा है, जमीन से, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। द presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also called a carbohydrate. तो स्टार्च जब अगर पत्तों में मौजूद हैं तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहाँ पे हुआ है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इसके आगे का चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।